नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र अर्थात राजनीतिक शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं ना। और आज राजनीतिक शास्त्र का लेक्चर 2 है। दूसरा वीडियो हम देने जा रहे हैं, दूसरा वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स के अंतर्गत चल रहा है क्रैश कोर्स। चैप्टर 1 है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी चल रहा है, चल रहा है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी चल रहा है। तो इसका हम दूसरा वीडियो आज हम आप लोगों के बीच में दे रहे हैं। चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले, समझने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास भेजिए, सबको बताइए, जोड़ने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर लीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। बोला गया है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिक्र करेंगे, जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएंगे और क्या स्त्री के साथ में क्या भेदभाव किया जा रहा है, क्या बर्ताव किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बताने जाएंगे और पढ़ने जाएंगे। ठीक है, चलिए। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करते हुए यह बताया गया है कि भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है। क्या बताया गया है कि भारत में स्त्रियों के साथ बहुत सारा भेदभाव किया जाता है या वे कमजोर स्थिति में है क्योंकि लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में ही यह भावना बढ़ जाती है। प्रत्येक माता पिता पेरेंट्स की भावना में बैठ जाता है कि ये लड़का है, इसको अच्छा से लालन पालन किया जाए, इसको शिक्षा दीक्षा अच्छा से दिया जाए, इसको अलग जगह भेज के पढ़ाया जाए। और बेटी को पढ़ाने में गार्जियन जो होते हैं दांत अंगुली खड़ते हैं और अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है ना। सरकारी उस स्कूल का भी नसीब नहीं होता है, वो ऐसा गार्जियन है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल तहत नहीं भेजते हैं क्योंकि ये बेटी है, बेटी पढ़ लिख कर कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कौन सा नौकरी करेगी, अरे कुछ नहीं करने वाली है, ये कुछ नहीं करेगी, इसलिए आप उसको घर में ही छोड़ दिया जाता है, घर में ही रखा जाता है। ठीक ना, चलते हैं। भावना बढ़ जाती है कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित होगी। अनेक उसका गार्जियन का मन में ये बढ़ जाता है कि बच्ची जो है अपने बच्चों का लालन पालन करेगी, आगे चलकर भविष्य में क्या करेगी, गृहस्थी करेगी, घर का काम काज करेगी, इससे आगे क्या कर सकती है वो। यानी इसका माता पिता मानसिक में बढ़ जाता है ये चीज। उसके बाद और इसकी पुष्टि श्रम के लैंगिक विभाजन से हो जाता है। मतलब कि इसका पुष्टि जो है श्रम के लैंगिक विभाजन से ही हो जाता है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र पर घर के अंदर तक ही होता है। बोला गया है इस के माध्यम से महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र होता है घर के अंदर ही होता है। महिलाओं कहाँ तक कार्य कर सकती है, घर के अंदर तक कार्य कर सकती है, उससे बाहर वो कार्य नहीं कर सकती है। ये उनका माता पिता के जिह्वा में बैठ जाता है। ठीक है, वह उनका काम खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई फड़ाई करना, तब बच्चों का लालन पोषण करना इत्यादि है। बोला गया है कि लड़कियों का काम क्या होता है, खाना बनाना होता है, बच्चों का लालन पालन करना होता है, अब बच्चों को देखभाल करना होता है, जहां तक सिलाई बुनाई करना होता है, अब बच्चों का लालन पालन करना होता है, प्लस में कपड़ा साफ करना होता है। हालांकि पुरुष भी इन कामों को आसानी से कर सकता है, लग गया है, लेकिन इस काम को तो पुरुष भी आराम तरीके से आराम ढंग से कर सकते हैं। लेकिन पुरुष वर्ग के दिमाग में यह विचारधारा बैठ चुका है कि औरतों का जन्म इन कार्यों को ही करने के लिए हुआ है। यानी पुरुष के दिमाग में यह बैठ जाता है कि ये काम करने के लिए सिर्फ स्त्री का जन्म हुआ है। हालांकि काम के बदले जहां पैसा मिलता है वहां पुरुष इन कामों को खुशी खुशी करते हैं। बोला गया है कि अगर इस काम के बदले में अगर पैसा मिलता है तो इस काम को करने के लिए पुरुष खुशी खुशी इस काम को कर लेता है। ठीक ना, इस तरह हम देखते हैं कि भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव या वह कमजोर स्थिति में है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थितियां क्या है। देखो यानी बोला गया है भारत की जो विधायिका है उसमें महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है उसके बारे में वर्णन करना है। भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि महिलाएं आज भी विधायिकाओं में सही ढंग से सौभाग्यता नहीं निभा पा रही है। बोला गया है कि अभी भी स्त्रियां जो है, भारत की स्त्रियां विधायिकाओं में सौभाग्य पूर्वक वो यानी अपने ढंग से वो को चला नहीं पा रहे, निभा नहीं पा रही है। ठीक है, जैसा कि इस बारे में यह बताया गया है कि भारत में लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है, फिर भी इसका प्रतिशत 11% के नीचे ही है। इसका कारण यह है कि महिलाएं आज भी जो है सही ढंग से अपना प्रतिनिधित्व नहीं निभा पा रही है। यानी महिलाएं आज भी राजनीति से दूर ही नजर आ रही है। बोला गया है कि महिलाएं जो है अभी भी जो है वर्तमान में भी जो है बहुत दूर नजर आ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्योंकि सरकार ने तो लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि कर दी है, लेकिन महिला के भाग ने ना लेने के कारण आज भी महिलाएं विधायिकाओं में पिछड़ी हुई दिख रही है। बोला गया कि महिला इसमें भाग नहीं लेती है, क्योंकि वो जानती है कि हम घर के कामकाज के लिए जन्म लिए हैं, तो क्यों जाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में, हम यहीं बैठकर कामकाज करेंगे अपना। इस तरह हम देखते हैं कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है, यानी कि कमी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं। देखिए बाबू, आज जो क्लास ले रहे हैं मेरी तबियत बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन तो पर भी आप लोग क्लास ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो सर तबियत खराब के साथ जो क्लास ले सकते हैं तो आप लोग शेयर तो कर सकते हैं, बटन तो टिप सकते हैं ना, शेयर कर दीजिए। ठीक है, भारत में अमीर गरीब ऊंच नीच इत्यादि के आधार पर जातिगत असमानताएं जारी हैं। सही बात है भाई, भारत में जो है जातिगत व्यवस्था जो है ऊंच नीच के आधार पर बांटा गया है, असमानता को देखा गया है, गरीब अमीर पर असमानता देखा गया है, यहाँ तक गोर कार में भी असमानता देखा गया है, यहाँ तक लिंग के आधार पर भी असमानता देखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अमीर गरीब के बीच गहरी खाई बनी हुई है, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच इतना बड़ा खाई है कि गरीब उस खाई के पार उस खाई को पार ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ अमीर लोग गरीबों के प्रति सही व्यवहार नहीं करते हैं, यानी जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो गरीब के प्रति सही व्यवहार नहीं करते हैं, गरीब को सताते हैं, तो गलत ढंग से उपयोग करते हैं। वह गरीबों को निम्न समझते हैं, यानी छोटा या कमजोर समझते हैं, वह गरीबों को महत्व नहीं देते। सही बात है भाई, क्योंकि गरीब को निम्न समझता है, अमीर लोग जो है गरीब को बोलता है ये गरीब है, लाचार है, नहीं काम करे कहां जाएगा, भूखा मरेगा, इसको आना ही पड़ेगा मेरे पास में। ठीक है, और गरीब बेचारा लाचार के कारण उसके पास जाना ही पड़ता है, और उसको क्या शोषण किया जाता है, तो उसको 8 घंटे काम करने की जगह 12 घंटा काम करवाता है, 14 घंटा काम करवाता है, अब पैसा वही 8 घंटा का ही मिलता है, वो भी 8 घंटा का नहीं मिलता है सही जोड़कर। ऐसा शोषण किया जाता है इस भारत देश में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसके साथ ही साथ भारत में जातिगत के कारण ऊंच नीच की असमानताएं जारी है, मतलब कि इसके साथ में क्या गरीब के कारण तो है ही, जाति के आधार पर भी ऊंच नीच देखा गया है। जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं तो उसको नीच कैटेगरी की जाति माना गया है, जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं उसको उच्च कैटेगरी का लोग माना गया, जाति माना गया है। जातिवाद के कारण कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ समझते हुए दूसरों के प्रति छुआछूत की भावना बनाए हुए हैं। हाँ बाबू, सही बात है कि जातिवाद के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को छुआछूत मानता है। भाई तुमसे भिड़ेंगे हमारा हड्डी छुआ जाएगा, हमारा
सर छुआ जाएगा इसलिए तुम हमसे फर्क रहो, हमसे फर्क बैठो, है ना, ऐसा ये इस देश में है। ठीक है, चलते हैं। यानी वे एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना बनाए हुए हैं, यानी वे क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना बनाए हुए हैं। इससे आपस में द्वेष की भावना बनी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न तरह की जातिगत असमानताएं जारी है। बोला गया कि हम जानते हैं कि भारत में इस तरह से विभिन्न प्रकार की जातिगत असमानताएं जारी है। तो एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के घंटे के निशान पर क्लिक भी कर दीजिए। जो लाइक नहीं किए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, फटाफट ठोक दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। बोला गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। कैसे, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने के लिए प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे किसी भी तरह के टकरावों का विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। यानी कि इसमें ऐसा अपना गुण बना लेता है, ऐसा कर लेता है कि किसी से टकराने की जरूरी पड़े या विस्फोट करने की जरूरी पड़े या हिंसक लेने की जरूरी पड़े तो आराम से ले सकता है। समाज में विभिन्न समुदायों के बीच थोड़े बहुत टकराव होते रहते हैं। बोला गया है समाज के बीच में जो है थोड़े बहुत टकराव तो होते ही रहता है। इन टकरावों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। बोला गया इस टकराव को भविष्य में भी खत्म नहीं किया जा सकता है। भविष्य में ये टकराव दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जाएगा, कम होने वाला नहीं है, परंतु इन्हें कम करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। बोला इस टकराव को कम करने के लिए हम प्रयास तो कर सकते हैं, भले इसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते लेकिन इसको कम कर सकते हैं। जैसा कि एक दूसरे का आदर करना तथा आपसी सामंजस्य स्थापित करना। बोला गया है कि एक दूसरे का अगर आदर करना शुरू कर दे, एक दूसरे को सम्मान देना चालू कर दे तो टकराव होगा ही नहीं। अगर कोई किसी ने एक लपड़ मार दिया तो इस गाल को भी अगवा दो भाई, इसमें भी मार लो, है ना, इस गाल में मार लिया तो इसमें मार दो, इसमें भी मार लो। इससे क्या होगा, समझेगा अरे भाई इसको मारने तो इनको गुस्सा क्यों नहीं किया, कि दूसरा गाल अगवा दिया तो तुमसे सलाह हो जाएगा। भाई बात क्या है, दूसरा गाल भी अगवा दिया तो आपसे सलाह हो जाएंगे। ठीक है, इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। लोकतंत्र के लिए सह जरूरी है, यह जरूरी होगा, यह जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लग गया कि बहुमत के आधार पर अर्थ पर क्या होना चाहिए, धर्म, नस्ल अथवा भाषाई के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। इस तरह के बहुमत वाली सरकार ही सामाजिक विविधता को संभालती है और उसके बीच सामंजस्य बैठाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये होता है कि फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और अलग अलग समूह में बहुमत निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग लोग जीत सकता है और बहुमत हो सकता है। इस तरह के बहुमत वाली सरकार ही सामाजिक विविधता के संभालती है, संभालती आ रही है, संभालेंगे। ठीक है, चलते
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखिए 5 में यह है, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारण को लिखें। जो 4 कारण इसके बारे में बताना है। सांप्रदायिकता के 4 प्रमुख कारण निम्न इस प्रकार हैं। पहला कारण क्या है, सुनिए। पहला कारण यह है कि एक धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित बिल्कुल भिन्न तथा परस्पर विरोधी होना। देखिए समझिएगा, अगर कोई 2 धर्म वाले लोग हैं, जिस धर्म के लोग हैं वो धर्म उसको अच्छा लगता है और दूसरे धर्म को बुराई वो करता है, यानी उसका नियम कायदा कानून सब अलग अलग होता है। वो यहाँ बोला गया है कि एक धर्म के अनुयायियों के लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित बिल्कुल भिन्न हो। दोनों का लौकिक क्या होता है, अलग अलग होता है, और दोनों आपस में क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। ये इसका विरोधी कर रहा है कि ये धर्म अच्छा नहीं है, वो बोल रहा है वो धर्म अच्छा नहीं है ना। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में ये कह रहा है कि एक दूसरे के धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अंतर का विरोध का होना। मतलब ये है कि दोनों में क्या है, धार्मिक अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, नियम अलग अलग है, कायदा नियम अलग अलग, कानून अलग अलग है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी अंतर होता है, और दोनों में क्या होता है, विरोध तो होना ही होना है। नंबर 3 में क्या है, अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित करना। यानी कि अंग्रेज के द्वारा जो नीति बनाया गया, फूट डालो और शासन करो, इसमें क्या है, नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित किया गया। नंबर 4 में है कि राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए, बोला गया है कि राजनीतिज्ञों के द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देना। तो कोई अगर एक राजनीतिक दल है या लोग है तो वो क्या करते हैं, किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है। इस धर्म को हम अगर बढ़ावा देंगे तो हमको इस धर्म वाले लोग वोट देंगे, क्या करेंगे, वोट देंगे, फिर उसको बढ़ावा देते हैं। वह सामाजिक विभेदकारी तत्वों को प्रश्रय देते हैं। प्रश्रय देना मतलब बोला गया है कोई भी सामाजिक को भेदकारी तत्वों को क्या करते हैं, वो प्रश्रय देते हैं, मतलब उसको बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक टिप्पणी लिखें। बोला गया भावी समाज में जो लोकतंत्र है, भावी समाज में जो लोकतंत्र की जिम्मेदारी है और उसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छोटा सा टिप्पणी लिखना है। देखिए भावी समाज में लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेदारी है। बोला गया है कि ये भावी समाज जो है उसमें लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। वो विशेषता क्या है और उद्देश्य के बारे में यह बताया गया है। बोला इसके बारे में यह बोला गया है, कहा गया है कि भावी समाज लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी लोगों को लोकतंत्र के प्रति विश्वासी बनाना होता है। पहला नंबर क्या, भावी समाज में जो होते हैं लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी क्या होता है, लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी ये होता है कि लोगों को लोकतंत्र के प्रति विश्वासी बनाना होता है। विश्वासी दिलाता है कि नहीं भाई हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा करेंगे हम, और उसके ऊपर विश्वास करता है तो लोग उसको चुनता है, उस लोग को चुनता है तो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, लोगों को यह महसूस करना है कि प्रजातंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है। यानी लोगों को यह महसूस होने लगता है क्या कि प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र जो है एक अच्छा शासन प्रणाली है। क्या है, अच्छा शासन प्रणाली है, यानी इसमें सबों को बहुत लाभ मिलता है। इसलिए भावी समाज से क्या होता है, लोगों को अच्छा लाभ मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, नहीं क्वेश्चन नहीं है, इसी का पॉइंट है। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेदारी सबों को एक समान न्याय प्रदान करना है, ताकि लोगों को यह पता चले कि लोकतंत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है। बोला गया है कि लोगों को ऐसा जिम्मेदारी देना है कि लोगों को लगे कि लोकतंत्र में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, बल्कि सबों को एक समान न्याय दिया जाता है। यानी कि उसको लोग को लगे, जनता को लगे कि सभी के साथ में समान भेदभाव किया जाता है,
समान वार्तालाप किया जाता है, ऐसा लोगों को लगने लगता है। तथा लोकतंत्र की एक प्रमुख जिम्मेवारी और उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र लोगों को जागरूक कर राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। बोला गया है कि लोकतंत्र एक ऐसा जिम्मेवारी उद्देश्य है कि उसमें लोगों को प्रेरित कर भाग लेने के लिए मजबूर कर दिया, यानी प्रेरित हो जाता है कि भाई हम भी लोकतंत्र भाग लेंगे, हम भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम भी जीतेंगे, हम भी एक नेता बनेंगे। क्योंकि लोगों को राजनीति में भाग लेने से ही लोकतंत्र का सर्वांगीण विकास होगा। अगर राजनीति में लोग भाग नहीं लेगा, लोकतंत्र का बिल्कुल विकास ही नहीं होगा। भाग लेगा, जीतेगा तो ही उसका विकास हो सकता है, संभव है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और शायद दीर्घोत्तरीय का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इतना बारीकी ढंग से हम पढ़ाएंगे कि पॉइंटेड भले आपको लगेगा कि सर कितना बड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ लीजिएगा इसको तो आप आराम से सब चीजों को समझ सकते हैं। समझिएगा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, विस्तार से बताइए। सुनिए, बोला गया है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, जहां पर किसी भी धर्म को मानने के लिए मनाही ना हो। जिस देश में कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई नियम कानून नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, समझिएगा ध्यान से कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं, प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है, नियम से यह सुनिश्चित होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। क्या सुनिश्चित होता है कि भारत एक क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, जहां सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। जहां पर सभी नागरिक को क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगा। मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई मनाही नहीं है, और राज किसी एक विशेष धर्म के पक्ष में नहीं होगा। मतलब ये राज जो होगा किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होगा, सभी धर्म के पक्ष में होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार किसी धर्म विशेष का समर्थन या विशेष विरोध नहीं करेगी। मतलब सरकार जो है किसी धर्म का विशेष समर्थन भी नहीं कर सकता है, ना ही किसी को कम कर सकता है, सभी का समर्थन समान रूप से करेगा। इसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहते हैं, और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा। आइए संविधान में दिए गए प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, संविधान में जो दिया हुआ विचार है उसी को हम लोग विस्तार, प्रावधान जो दिया हुआ उसी पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, पहला चीज क्या है, पहला क्या है, प्रस्तावना है। देखिए पॉइंट गलत लिखा गया है, समझ में क्या रखिएगा, या रोमन में हो, रोमन ने डाले हैं, ये रोमन में है, ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन में। संविधान का जब 42वें संशोधन हो रहा था उस समय इसको जोड़ा गया है ना, यानी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। यह शब्द यह सुनिश्चित करता है कि भारत का राज्य धर्म से निरपेक्ष रहेगा। बोला गया है कि भारत का जो राज्य रहेगा धर्म से निरपेक्ष रहेगा, वो कोई धर्म को मानने की मनाही नहीं करेगा, ठीक है। और सभी धर्मों का सम्मान करेगा, और क्या करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। पैराग्राफ चेंज करेंगे, यह राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को
रेखांकित करता है जहां किसी एक धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाएगा। बोला गया है कि यह राज्य को या के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को रेखांकित करता है जहां किसी एक धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाएगा, यानी सभी को समान माना जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में संविधान के बारे में, समानता के बारे में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है, यह बताता है, यह नियम है कि राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। बोला अनुच्छेद 14 कहता है कि इस राज्य जो है सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार करेगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करेगा। तो कोई भी अगर भेदभाव हो रहा है समाज में तो उसको सरकार समाप्त करेगी। इस प्रकार राज्य धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। बोला गया है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य जो है धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है बउआ? देखिए अगला पॉइंट ये है अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव के निषेध का अधिकार। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। बोला गया है कि अनुच्छेद 15 में कि इसके तहत यह बताया गया है कि किसी भी राज्य का नागरिक हो धर्म, जन्म स्थान, जाति, लिंग के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये नहीं कि तुम फलना जात से तुम हमसे अलग रहो, ऐसा नहीं कर सकता। ये संविधान में लिखा हुआ है, यानी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर भेदभाव करते हैं तो आप दोषी कहलाएंगे। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता, यानी सभी जगह रोजगार में अवसर की समानता है। चाहे यूपी चले जाओ वहां भी समानता, माने रोजगार के लिए समान अधिकार है। एमपी चले जाओ वहां भी समान अधिकार है। बिहार में रहो समान अधिकार है। ठीक है, देखिए हमारे बिहार सरकार जो किए हैं, बीपीएससी ट्री में जो किए हैं, है ना, कि सारे पूरे इंडिया वाले को दे दिया, भर दिया बिहार में, और अदर स्टेट वाला ऐसा कर ही नहीं रहा है ना। अदर स्टेट वाला यहाँ बिहार में आ गया है, इधर सब झाल बजा रहा है। तो ये क्या है? सार्वजनिक रोजगार के अवसर हैं। यह लिखा गया है अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिए जाने की गारंटी दी है। यानी अनुच्छेद 16 में क्या बोला है कि सभी को समान अवसर देने की गारंटी मेरे पास में है। ठीक है, अनुच्छेद 16 बोल रहा है और इसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान समझिएगा। यह है अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। बोला गया है कि अनुच्छेद जो 25 है ये क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदू हैं तो मुसलमान धर्म को नहीं मान सकते, इस्लाम धर्म को नहीं मान सकते। मेरा मर्जी हम मान सकते हैं, कोई रोकने वाला हमको नहीं है। इसके अंतर्गत नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। माने कोई भी लोग, अगर हम चाहें तो हम हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमको रोकने वाले नहीं है। अगर रोकते हैं तो उसको दोषी हम करार कर सकते हैं, जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अनुरूप हो। तो यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म को नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि सभी को अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, बोला गया है इसमें कि बल्कि सभी धर्म वाले को अपने अपने आस्था को पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है अनुच्छेद 26 हो गया, ये 26 क्या? देखो 26 में यह है
कि अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों का स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र संचालन करने का अधिकार दिया गया है। बोला गया है कि इस 26 अनुच्छेद 26 में बोला गया है कि आप किसी भी धर्म समूह को हो तो अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र संचालन करने का अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से संचालन कीजिए, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका उद्देश्य धार्मिक संगठनों को उनके आंतरिक मामले में राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट 7वां है अनुच्छेद 27 धार्मिक करों का निषेध। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो विशेष रूप से किसी धर्म या धार्मिक गतिविधियों को प्रचार प्रसार के लिए हो। अगर हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई बाध्य नहीं बन सकता है। अगर बाध्य बनता है तो अनुच्छेद 27 के तहत उसको हम प्रावधान कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि राज धर्म से आर्थिक रूप से भी निरपेक्ष रहे हैं। चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद क्या है? 28 है, सॉरी हाँ अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा का निषेध। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी राज्य द्वारा वित्त शोषित या चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली की स्थापना का महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सारा है, ठीक है, 10 है और 11 ये है, 12 है, तो हम बहुत पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सब हम लिखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा सा लिखते हैं। चलते हैं, इसका निष्कर्ष क्या होगा? भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रावधान किए। बोला गया है कि भारतीय संविधान ने धार्मिक निरपेक्षता की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए क्या किए हैं? विभिन्न प्रावधान किए, विभिन्न नियम बनाए हैं। क्या बना है कि जो यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। बोला है कि अगर राज्य है, कोई देश है, तो कोई एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकता है, वो सभी धर्म को बराबर मान्यता देगा और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो जितना भी नागरिक है सभी का क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति है। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यह प्रावधान भारतीय समाज में धार्मिक सौहार्द और समानता को बनाए रखने में सहायक है और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोला गया ये धर्मनिरपेक्ष जो है ये क्या करते हैं? भारत में एकता और अखंडता को मजबूत करने में सहायक होते हैं। चलते हैं, देखिए अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 में है, उतना कोई खास पूछता नहीं है इससे, तो थोड़ा बहुत है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बोला गया है कि भारत में जो है कहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, मंत्रिमंडल या राज्यसभा में? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए कि भारत में जो महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में दिया है। कहां दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं है? मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जेड गुड्डी। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर जो है, ये व्यक्ति जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है वो कौन है? जेड गुड्डी है। कौन है? जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार पर आधारित है? बोला गया
एक हिंदू धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ में रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए अब बोला है सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित है। अब ये है क्या, समझिएगा कि यहाँ लोग क्या चाह रहे हैं। यहाँ लोग चाह रहे हैं कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, एक धर्म वाले दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी बात सब जो है सांप्रदायिकता के विरुद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो है क्या सही लिखा गया है भारत के बारे में। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है। देखो समझिएगा, यह धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है, ये नहीं होगा। यह लोगों को कोई भी धर्म मानने की मनाही नहीं, मतलब आजादी नहीं देता है, यानी कोई भी धर्म मानने की आजादी, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। महिलाओं में मतदान का अधिकार का अभाव, ये भी गलत बोला है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है कौन, भारतीय संविधान। धर्म के आधार पर मनाही है, जाति के आधार पर नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित है वो किसके ऊपर आधारित है, तो सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित है वो धर्म के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा है। बोला गया है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बोला धर्म जो है राजनीति का एक पहलू है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, किसने कहे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। ये बोलने वाले कौन है, ये बुढ़ा साहब महात्मा गांधी जी बोलने वाले हैं कि हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है 50%, 40%, 10%, 20%। तो कृषि कार्य करने में महिलाओं की जो भागीदारी है, भागीदारी 40% है और 60% पुरुष की भागीदारी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, प्रो मार्शल कौटिल्य, प्रो पिगु वेदव्यास। समझिएगा, तो अर्थशास्त्र जब नामक पुस्तक लिखा गया है वो किसने लिखे थे, तो लिखने वाले कौटिल्य थे। कौन थे, अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन थे, कौटिल्य थे। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनक्रुमा कहां के राष्ट्रपति चुने हुए हैं। देखिए ये चुने गए हैं, यानी एनक्रुमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए थे या चुने गए हैं, तो देखिए पोलैंड का, चिली का, घाना का, मैक्सिको का। तो एनक्रुमा जो है घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। कि कौन सा समुदाय है जो ब्रुसेल्स में अपना बहुमत का गठन कर दिया है। फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बउआ डच भाषी समुदाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डच भाषी समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। बोला गया है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच, उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं, समानांतर वितरण कहते हैं, उधरवादर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं।
सरकार के उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के बीच में जो समानता या भेदभाव दिखाया गया, विभाजन जो किया गया है, उसमें ऊर्ध्वाधर वितरण दिखाया गया है। दिखाया गया है, ऊर्ध्वाधर वितरण को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? और नेपाल के कौन सा राजा थे जो प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं किया था, उसको अस्वीकार कर दिया था? इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजा वीरेंद्र होगा, गिरजा प्रसाद कोइराला होगा, या राजा ज्ञानेंद्र होगा, या राजा महेंद्र होगा? तो इसका जो आंसर होगा राजा ज्ञानेंद्र हो जाएगा। क्या जाएगा? राजा ज्ञानेंद्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? बोला गया समकालीन विश्व में जो है सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र है, सैनिक शासन है, अधिनायकवाद है, या लोकतंत्र है? समकालीन विश्व में सरकार का जो सबसे लोकप्रिय रूप है वो क्या है? वो लोकतंत्र है। वो क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बउआ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। क्या करना है? छोटी सी काम बता रहे हैं, एक बटन टिपने की बता रहे हैं, शेयर कर देना है। इतना लोगों को भेज दीजिए इसको ना, ये लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाव रखना, अलगाववाद, राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता। तो निम्न में जो है क्या क्षेत्रवाद की भावना को कुपरिणाम दर्शाता है? वो कुपरिणाम दर्शाने वाले जो है वो अलगाववाद है। क्या है? अलगाववाद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला। निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? सॉरी, गलती बोल दिखा। निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो है बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, बोलीविया, नेपाल। तो ये सामाजिक विभाजन का जो आधार भाषा है वो कहाँ है? बेल्जियम में। कहा है? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? 1975 में, 1978 में, 1980 में, 1985 में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो किया गया वो कब किया गया? 1975 ईस्वी को। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए और लोगों तक भेजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। चलिए।